तेनालीराम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन जीतने के लिए जाने जाते थे। आए दिन राज्य पर आई किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए वे अपना दिमाग लगाया करते थे। इसी तरह जब एक बार दशहरा पर नाटक मंडली विजयनगर नहीं पहुंच पाई तो तेनाली ने क्या किया, आइए जानते हैं। काशी की एक नाटक मंडली हमेशा दशहरे से पहले विजयनगर आया करती थी। यह नाटक मंडली विजयनगर में रामलीला किया करती थी और नगर वासियों का मनोरंजन किया करती थी। यह एक तरह से विजयनगर की संस्कृति थी और ऐसा हर साल हुआ करता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब काशी नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार पड़ गए और उन्होंने कह दिया कि वो विजयनगर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय और सारी प्रजा बहुत उदास हो गई। दशहरे को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और ऐसे में किसी और नाटक मंडली को बुलाकर रामलीला का आयोजन करवाना बहुत मुश्किल था। दरबार के मंत्रियों और राजगुरु ने आसपास के गांव की नाटक मंडली को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी आ पाना बहुत मुश्किल था। सबको निराश देख तेनालीराम ने कहा, मैं एक नाटक मंडली को जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो विजयनगर में रामलीला करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। तेनाली की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। इसके साथ ही राजा ने तेनाली को मंडली बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी और तेनाली ने भी रामलीला की तैयारी करना शुरू कर दी। विजयनगर को नवरात्र के लिए सजाया गया और रामलीला मैदान की साफ सफाई करवाकर वहां बड़ा सा मंच बनवाया गया। उसी के साथ मैदान पर बड़ा सा मेला भी लगवाया गया। जब नगर में रामलीला होने की खबर फैली तो सारी जनता रामलीला देखने के लिए उत्सुक हो गई। रामलीला वाले दिन सभी लोग रामलीला देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हो गए। वहीं महाराज कृष्णदेव राय, सभी मंत्रीगण और सभा के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। सभी ने रामलीला का खूब मजा उठाया। जब नाटक खत्म हो गया तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। खासकर नाटक मंडली में मौजूद बच्चों की कलाकारी सभी को बहुत पसंद आई थी। महाराज सभी से इतना खुश थे कि उन्होंने पूरी नाटक मंडली को महल में खाना खाने का न्योता दे दिया। जब पूरी मंडली महल आई तो सभी ने महाराज, तेनाली और अन्य मंत्रीगण के साथ भोजन किया। इस दौरान महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि उन्हें इतनी अच्छी मंडली कहाँ से मिली। इस पर तेनाली ने उत्तर दिया, ये मंडली बाबापुर से आई है महाराज। बाबापुर? इस जगह का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। कहाँ है ये? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। यहीं विजयनगर के पास ही है महाराज। तेनाली की यह बात सुनकर मंडली के सदस्य मुस्कुराने लगे। इस पर महाराज ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी तो मंडली का एक बच्चा बोला, महाराज, हम विजयनगर के ही रहने वाले हैं। इस मंडली को तेनाली बाबा ने तैयार करवाया है और इसलिए हमारा नाम बाबापुर की मंडली है। बच्चे की यह बात सुनकर महाराज सहित सभी लोग ठहाके लगाने लगे। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर न किया जा सके। बस इसके लिए संयम और बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत होती है, जैसे इस कहानी में तेनालीराम ने किया। एक समय की बात है। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह हैरान रह जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन दें
तो वह उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बना देगी। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला व कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए। वहां 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में उन्होंने कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहां से चले गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा इस बात से काफी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। यह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है। वह सभी को बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को यह साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप न किया हो। महिला की इस बात को सुनकर तेनालीराम के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है। वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा सुना दी, लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ भी की। कहानी से सीख, अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सच्चाई सबसे सामने आ ही जाती है। एक दिन तेनालीराम रायचूर दोआब में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार से मिलने गया। वह रिश्तेदार अपने जिले का जमींदार था। तेनाली कुछ पैसों की आवश्यकता थी तो वही लेने वह उस रिश्तेदार के पास गया था। अपने रिश्तेदार से 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज के रूप में लेकर जब तेनाली हम्पी वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में साधु के वेश में एक ठग मिला। तेनालीराम की भरी जेब की ओर देखते ही वह ठग जान गया कि तेनाली की जेब स्वर्ण मुद्राओं से भरी है। तेनालीराम से दोस्ती गांठकर वह साधु उसके साथ ही हम्पी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उस ठग ने तेनाली को भक्ति के उपदेश दिए और मीठी मीठी बातें की। भोला तेनालीराम साधु के बहकावे में आ गया। रात होने पर दोनों ने एक सराय में रुकने का फैसला किया। ठग ने सोच लिया था कि रात के अंधेरे में वह तेनाली की अशर्फियों की थैली उठाकर भाग जाएगा।
अब तो वह तेनाली के साथ एक जोंक की भांति चिपक गया। जहां तेनाली जाता वहीं वह भी जाता। काफी देर तक दोनों ईश्वर और ज्ञान की चर्चा करते रहे। जब रात काफी हो गई तो दोनों अपने अपने कंबल बिछाकर लेट गए। तेनालीराम थका हुआ था, सो लेटते ही खर्राटे भरने लगा। तेनाली को सोता जानकर ठग चुपके से उठा और उसकी जेबें टटोलने लगा। काफी देर तक जेब, कपड़े, यहाँ तक कि तेनालीराम का बिस्तर तक छानने के बाद भी जब उस ठग को कुछ ना मिला तो थक-हार कर वह भी सो गया। सुबह जब तक ठग उठा, तेनालीराम उठकर तैयार भी हो चुका था। सोने की अशर्फिया से उसकी जेब भरी हुई थी। ठग बहुत हैरान हुआ पर कुछ कह न सका। दोनों सराय से निकलकर फिर हम्पी की ओर चल दिए। चलते चलते फिर शाम हुई और पिछली रात की ही तरह उन्होंने एक सराय में डेरा डाला। दोनों कंबल बिछाकर लेटे और पल भर में ही तेनालीराम गहरी नींद में सो गया। तेनाली के खर्राटों की आवाज आते ही ठग उठा और फिर एक बार तेनाली के कपड़ों, बिस्तर आदि की तलाशी लेने लगा, परंतु इस बार भी ठग के हाथ कुछ न लगा। थक-हार कर निराश ठग सो गया। सुबह तेनालीराम और ठग हम्पी के लिए निकल पड़े। शीघ्र ही वे शहर पहुंच गए। अपने अपने रास्ते जाने से पहले परेशान ठग ने तेनालीराम से पूछा, भाई जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ। यह सवाल मुझे 2 दिन से परेशान कर रहा है। तुमने आखिर अपनी सोने की अशर्फिया छुपाई कहाँ थी? दिन में वे तुम्हारी जेब में होती थीं, पर रात को वे कहाँ गायब हो जाती थीं? जब तक तुम ये पहेली नहीं सुलझाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसने तो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। आहा, तेनाली ने चुटकी बजाई, यही तो तुम्हारी ठग विद्या मात खा गई। तो तुमसे मिलते ही तुम्हें पहचान गया था। सराय में हर शाम को मैं अपनी अशर्फी की थैली तुम्हारे तकिए के नीचे छुपा देता था। तुमने मेरे कपड़ों, बिस्तर, सामान की तलाशी ले ली, पर क्या कभी अपने तकिए के नीचे देखा? वह थैली दोनों रात तुम्हारे ही सिरहाने रखी थी। हाँ हाँ हाँ, तेनालीराम जोर जोर से हंसने लगा। ठग पर घड़ों पानी पड़ गया। उसने तेनालीराम को सलाम किया और बोला, गुरुजी, आप तो ठगों के राजा निकले। मेरा सलाम कबूल करें। इसके साथ ही छोटा सा मुंह लेकर ठग वहां से चला गया। जिंदगी सिखा गई, किसी भी समस्या का समाधान आपके सामने ही होता है, सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। एक बार तेनालीराम के पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसे बहुत तंग करती है। लगभग रोज ही दोनों के बीच कहासुनी होती है। इस कारण उनके घर की शांति भंग हो चुकी है। वह तेनालीराम से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय जानना चाहती थी। तेनालीराम ने उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह उठकर भीतर गया और उसे पानी से भरी एक बोतल लाकर देते हुए बोला, इस बोतल में चमत्कारी जल भरा है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहें तो चुल्लू भर जल अपने मुंह में भर लेना और ध्यान रखना कि 2 मिनट तक वह जल मुंह में ही रहे, न तो उसे पीना और न ही उसे थूकना। 2 मिनट पूरे होने के बाद उस जल को पी लेना। फिर तुम बातचीत कर सकती हो। जल्दी ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वह महिला तेनाली का शुक्रिया अदा करके और जल की बोतल लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले हफ्ते वह महिला पुनः तेनालीराम से मिलने आई। इस बार वह काफी खुश लग रही थी। उसने तेनाली को बताया कि अब उसके घर में अपार शांति है। कई दिनों से उसका अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ है।
उसने तेनाली से उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना की। तेनालीराम उठकर भीतर गया और एक बोतल और लाकर उस महिला को दे दी। इसी प्रकार 1 महीने तक चलता रहा। वह महिला आकर तेनालीराम से चमत्कारी जल से भरी नई बोतल ले जाती। हर बार वह उस जल की प्रशंसा करती और तेनाली का धन्यवाद करती। 4 हफ्ते बीतने के बाद जब वह महिला 5वीं बोतल लेने आई तो तेनालीराम ने कहा, अब तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर जल की बोतल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम इस बोतल को अपने ही घर में कुएं से भर सकती हो। महिला को कुछ समझ नहीं आया। वह आश्चर्यचकित होकर तेनाली का मुंह ताकने लगी। तब तेनाली ने महिला को समझाया, उस बोतल के जल में चमत्कार नहीं था, चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में भरे जल के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलटकर करारा जवाब देने में असमर्थ थीं। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक होती तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम्हारी सास दोनों का गुस्सा ठंडा हो चुका होता। यही कारण है कि अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने तेनाली का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद उस महिला के घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी। जिंदगी सिखा गई। नाराज होने वाले के क्रोध का शांत व्यवहार से प्रत्युत्तर देना उनके क्रोध को और बढ़ा देता है। ऐसे में चुप रहने में ही समझदारी है। एक बार राजा कृष्णदेव राय को काली खांसी हो गई। काफी इलाज करने के बाद भी खांसी जा नहीं रही थी। महाराज को खट्टी चीजें खाने का शौक था। वे भोजन के साथ खट्टा दही, खट्टा मट्ठा, अचार आदि अवश्य खाते थे। इन सब से उनकी खांसी बिगड़ती ही जा रही थी। वैद्यों ने राजा को कुछ दिनों के लिए खट्टे भोज्य पदार्थों से परहेज करने का कहा ताकि उनकी दी हुई दवा अपना असर दिखा सके, परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। थकहार कर राजवैद्य ने दरबारी विदूषक तेनालीराम को बुलाया और उसे अपनी समस्या बताई। तेनाली ने राजवैद्य की बात ध्यान से सुनी और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन दरबार में आने पर तेनाली ने राजा से कहा, महाराज, कल मैं बेलामा कोंडा के जाने माने वैद्य से मिला था। उनसे मैंने आपकी खांसी का जिक्र किया तो उन्होंने उसके लिए एक इलाज बताया है। उन्होंने आपको सब कुछ खाने की अनुमति दे दी है। आप अपना मनपसंद खट्टा भोजन भी कर सकते हैं। इसके बाद तेनाली ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक दवा निकालकर राजा को दे दी। राजा ने कुछ दिन वह दवा खाई और साथ ही वे खट्टी चीजें भी खाते रहे। कुछ दिन पश्चात तेनाली ने राजा कृष्णदेव राय से पुनः उनकी तबीयत के विषय में पूछा। खांसी बढ़ी तो नहीं है, परंतु कम भी नहीं हो रही है, राजा ने बताया। तेनाली बोला, आप इस दवाई के साथ खट्टे भोज्य पदार्थ लगातार खा रहे हैं। इससे आपको 3 फायदे होंगे। वो क्या? राजा ने उत्सुकता से पूछा। सर्वप्रथम, इस दवा को खट्टी चीजों के साथ लेने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती है। दूसरे, उसे कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरे, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता, तेनाली ने राजा को बताया। यह तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु खट्टे भोज्य पदार्थ खाने का इन चीजों से क्या संबंध है, यह मैं समझा नहीं, राजा ने पूछा। जब कोई मनुष्य खट्टे भोजन के साथ यह दवाई खाएगा तो उसकी खांसी कभी ठीक नहीं होगी। वह दिन रात खांसता रहेगा तो उसके घर में चोर के घुसने का सवाल ही नहीं उठता। खांसते खांसते एक दिन उसका शरीर कमजोर हो जाएगा तो उसे लाठी लेकर चलना पड़ेगा।
उस लाठी से डरकर कोई कुत्ता उसके नजदीक फटकेगा भी नहीं। इस प्रकार खांसी की बीमारी के चलते वह मनुष्य अपनी जवानी में ही चल बसेगा तो बुढ़ापे का मुंह कहाँ से देखेगा, तेनाली ने महाराज को समझाया। तेनाली के शब्दों ने राजा कृष्णदेव राय को निरुत्तर कर दिया। वे तेनाली के शब्दों में छिपे गूढ़ अर्थ को भांप चुके थे। कुछ समय के लिए ही सही, राजा ने खट्टे पदार्थों से तौबा कर ली और खांसी का सही इलाज करवाया। जल्दी ही वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जिंदगी सिखा गई, जिस प्रकार कड़वी दवा को शहद में लपेटकर खिलाने से मुंह का स्वाद नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार समझदारी से दिलिए सब कुछ कर सकता है। प्राचीन समय में विजयनगर नाम का एक राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम कृष्णदेव राय था। महाराज के चर्चे दूर दूर तक चर्चित थे कि महाराज बुद्धिमान एवं चतुर लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। तेनाली ने भी महाराज के चर्चे सुने हुए थे। तेनाली भी बुद्धिमान एवं चतुर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने सोचा क्यों न महल जाकर अपना हाथ आजमाया जाए। किंतु तेनाली के सामने एक समस्या थी कि आम व्यक्ति का राजमहल में पहुंचना संभव नहीं था। तेनाली ने सोचा कि राजमहल का कोई खास व्यक्ति से अगर मेरी जान पहचान हो जाए तो उसके जरिए मैं राजमहल में पहुंच सकता हूं। कुछ समय पश्चात तेनाली की शादी मगन्ना से हो गई। उसके 1 साल बाद तेनाली को एक लड़का हुआ। तभी तेनाली को ज्ञात हुआ कि महाराजा के राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान पर आए हुए हैं। तेनाली वहां चला गया और वहां पर राजगुरु की कई दिनों तक खूब सेवा की। कुछ दिनों पश्चात तेनाली ने राजगुरु के समक्ष महाराज से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजगुरु बहुत ही चतुर था। अगर महल में कोई चतुर व्यक्ति आ गया तो उसका सम्मान कम हो जाएगा। यह सोचकर राजगुरु ने कहा कि उचित समय आने पर मैं तुम्हें महाराज से मिलवा दूंगा। कुछ समय पश्चात राजगुरु महल लौट गए और तेनाली अपने गांव लौट गया। तेनाली ने कई दिनों तक तो राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा की, किंतु राजगुरु का कोई संदेश नहीं आया। महल जाने की बात को लेकर कई लोग तेनाली का मजाक उड़ाते थे और कहते क्यों तेनाली विजयनगर जाने की तैयारी हो गई। इस पर तेनाली शांति से जवाब देता समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे तेनाली का विश्वास राजगुरु से उठ गया और उसने स्वयं ही विजयनगर जाने की ठान ली। तेनाली अपने परिवार के साथ विजयनगर के लिए निकल गया। यात्रा में जब कभी तेनाली को कोई भी समस्या आती है तो वह राजगुरु का नाम ले लेता, जिससे समस्या का निवारण हो जाता। इस पर तेनाली ने अपनी मां से कहा, व्यक्ति जैसा भी हो लेकिन उसका नाम ऊंचा हो तो सारे कार्य हो जाते हैं। 4 मास की कठिन यात्रा के पश्चात आखिरकार तेनाली विजयनगर पहुंच ही गया। तेनाली राज्य की चमक दमक देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। चौड़े रास्ते, बड़े बड़े घर, साफ सुथरे बाजार की चमक दमक देखकर वह दंग रह गया। उसने एक परिवार से प्रार्थना की कि उसे एवं उसके परिवार को कुछ दिनों के लिए आश्रय दिया जाए। उसके पश्चात तेनाली राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल पहुंचते ही तेनाली ने सेवक के हाथों राजगुरु को संदेश भिजवाया कि तेनाली गांव से रामा आया है, किंतु राजगुरु ने तेनाली को पहचानने से इनकार कर दिया। तेनाली जबरदस्ती राजगुरु से मिलने पहुंच गया, किंतु राजगुरु ने तेनाली को धक्के देके निकल दिया। तेनाली को देखकर वहां सभी लोग हंसने लगे। तेनाली को बहुत ज्यादा अपमान महसूस हुआ। उसने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली, लेकिन इसके लिए महाराजा का दिल जीतना भी जरूरी था। अगले दिन तेनाली रामा राज दरबार में पहुंच गया। वहां पर गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही थी। संसार क्या है? जीवन क्या है? इस गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही थी। दरबार में बैठे एक पंडित जी ने कहा कि संसार कुछ नहीं है, ये सब कुछ छलावा है।
जो कुछ हम देखते हैं वो सब हमारे मन का छलावा है। सच में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है। तभी तेनाली ने दरबार में खड़े होकर पंडित जी से पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? पंडित जी ने कहा, यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है और शास्त्रों को भगवान ने खुद लिखा है, तो यह 100% सत्य है। तेनाली को खुद की बुद्धि पर भरोसा था। क्यों न आज पंडित जी के विचारों की जांच की जाए। आज महाराज की तरफ से दावत है, हम सब दावत को खाएंगे, किंतु पंडित ऐसा मान लेंगे कि वो भी दावत खा रहे हैं, और दावत खाने के पश्चात महाराज सबको एक एक स्वर्ण मुद्राएं देंगे केवल पंडित जी को छोड़ के, क्योंकि पंडित जी मान लेंगे कि उन्हें भी स्वर्ण मुद्रा मिल गई है। तेनाली की बात सुनकर पूरा राज दरबार हंसने लगा और पंडित जी शर्म से पानी पानी हो गए। महाराज ने तेनाली के चातुर्य को देखकर उसे पुरस्कृत किया और राज दरबार में राज विदूषक के पद से सम्मानित किया। संपूर्ण दरबार ने महाराज के फैसले का स्वागत किया, जिसमें राजगुरु भी सम्मिलित थे। शिक्षा, हमें किसी भी व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। वासुराव तेनाली का घनिष्ठ मित्र था। वह छोटे से घर में रहता था। वह चाहता था कि बिना पैसे खर्च किए उसका छोटा सा घर किसी तरह बड़ा हो जाए। कोई उपाय न मिलने पर वह एक दिन अपने मित्र तेनालीराम के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। तेनाली ने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। वासुराव ने हामी भर दी। ऐसा करो वासु। तुम्हारे बाड़े में जो मुर्गियां, भेड़, घोड़ा, सुअर और गायें हैं, उन्हें अपने घर के अंदर ले आओ। आज से वे सब बाड़े में नहीं, घर में तुम्हारे साथ रहेंगे। तेनाली ने वासु से कहा। यह कैसा उपाय है? तेनाली का दिमाग तो नहीं चल गया, वासु ने सोचा। परंतु वह तेनाली को वचन दे चुका था, तो मरता क्या न करता। तेनाली की बात मानकर वासु उन सभी जानवरों को अपने घर के भीतर ले आया। अब तो कमरे में हिलने की भी जगह नहीं बची थी। 2 दिन बाद वह वापस तेनाली के पास गया और अपना दुखड़ा रोने लगा। मित्र, कहाँ फंसा दिया? अब तो उस घर में सांस भी नहीं ली जाती। घबराओ मत, घर जाकर उन सभी जानवरों को वापस उनके बाड़े में पहुंचा दो। तेनाली ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। वासुराव तुरंत घर लौटा और उन सभी जानवरों को वापस उनके बाड़े में पहुंचा दिया। लौटकर जब वह अपने घर में घुसा तो कमाल ही हो गया था। जानवरों के बाहर निकलते ही उसका घर बड़ा और शांत लगने लगा था। इस प्रकार बिना एक भी पैसा खर्च किए तेनाली ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया था। जिंदगी सिखा गई। हर समस्या को देखने का एक नजरिया होता है। नजरिया बदलते ही समस्या का रूप बदल जाता है, यहाँ तक कि वह पूर्णतया समाप्त हो जाती है। एक सुबह राजा कृष्णदेव राय उठे और नींद में ही अपने सेवक से नाई को बुलाने के लिए कहा। जब तक नाई आया, राजा अपनी कुर्सी पर सो रहे थे। नाई राजा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने राजा को बिना जगाए चुपचाप और बड़ी कुशलता से उनके बाल और दाढ़ी काट दी। जब राजा उठे तो उन्हें नाई नहीं दिखाई दिया। वो बहुत क्रोधित हो गए और अपने सेवक से नाई को तुरंत बुलाने के लिए कहा। जैसे ही सेवक नाई को बुलाने गया, राजा ने अपनी ठुड्डी और गाल को महसूस किया और देखा कि वो अच्छी तरह साफ है। उन्होंने आईने में देखा तो उसे समझ आया कि नाई ने उन्हें जगाए बिना अपना काम अच्छी तरह किया है। जब नाई आया तो राजा ने उसके काम के लिए उसकी प्रशंसा की और उससे पूछा कि वह इनाम के रूप में क्या चाहता है। नाई ने कहा कि वह ब्राह्मण बनना चाहता था। राजा नाई की अजीब मांग से सोच में पड़ गया, क्योंकि राजा ने नाई से वादा किया था कि
इसलिए उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और नाई की अजीब इच्छा के बारे में उन्हें बताया। सभी ब्राह्मण सहमत हो गए, क्योंकि राजा ने उन्हें धन के साथ पुरस्कृत करने के लिए कहा था। विजयनगर के अन्य ब्राह्मणों द्वारा नाई की मांग का विरोध हुआ, लेकिन वे सजा के डर से ज्यादा विरोध नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर तेनालीराम से मदद मांगी। अगली सुबह जब नाई को अपनी बदलने के लिए मंत्रोच्चार हेतु नदी में ले जाया जा रहा था, तो अनुष्ठान की देखरेख के लिए वहां राजा भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि तेनाली अपने कुत्ते के साथ कुछ दूरी पर खड़े हैं। राजा उनके पास गए और पूछा कि तेनाली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर तेनाली ने जवाब दिया कि वह कुत्ते को गाय में बदलने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने तेनाली से कहा कि वह जो करने की सोच रहे हैं वो मूर्खता है। तेनाली ने राजा को उत्तर दिया कि यदि नाई ब्राह्मण बन सकता है तो कुत्ता गाय में क्यों नहीं बदल सकता। राजा समझ गए कि तेनाली का क्या मतलब है। उन्होंने नाई से कहा कि उसका ब्राह्मण में बदलना असंभव है, उसे इसके बदले कुछ और मांगना चाहिए। नैतिक शिक्षा। आप किसी व्यक्ति के बाहरी रूप को बदल सकते हैं, लेकिन उसके चरित्र को नहीं बदल सकते हैं।